सो हाय एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फाइनली वो सीरीज आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। देखो, आज से 10-11 महीना पहले एक बैच स्टार्ट किया था हमने एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, जिसका नाम था अर्जुन बैच, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी लेक्चर वाइज पढ़ाया गया। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वन शॉट कराए गए, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के वन शॉट कराए गए, वोकेबलरी के वन शॉट कराए गए। बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो ये सब्जेक्ट लेक्चर वाइज पढ़ाए थे, इनके भी वन शॉट कराए गए कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लेक्चर वाइज देख पाओ तो आप वन शॉट के थ्रू भी अपना सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हो। और ये बैच पर मैं सिंगल हैंडेडली पिछले 10-11 महीने से मेहनत कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अब देखो, जब ये बैच स्टार्ट हुआ था तब आपका जो एग्ज़ाम करा रहा था वो टीसीएस करा रहा था, और हमारे पास जो नए वेंडर था उसके क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं थे एनालिसिस करने को। जब हम वन शॉट भी कर रहे थे तो तब स्टेनो का पेपर हुआ था, और तब पेपर का जो लेवल था, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए और अभी जो सीजीएल सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए, उनमें डिफरेंस देखने को मिला। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पर आए। देखो, जो चीज़ है वो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, वही लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है, जो हमने अर्जुन बैच में कवर नहीं करे थे। अब हमेशा मुझे एक टेंशन थी बैक ऑफ द माइंड कि क्योंकि हमारा पेपर दिसंबर में होना था, और ये था कि कुछ सवाल ऐसे ज़रूर होंगे जो एक बच्चा जीके में अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमने जीके पढ़ाई है वो टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई है। और अभी जो नया वेंडर एडिक्यूटी सीजीएल में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा है, सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा है, तो उसको एक बच्चा कैसे टैकल करेगा। लेकिन इसका जवाब मिलता है जब आपकी जो हेड कांस्टेबल का पेपर की डेट्स अनाउंस होती हैं, जहां पर ये कंफर्म हो जाता है कि आपका पेपर अब दिसंबर में नहीं होगा, अब आपका पेपर ऑलमोस्ट जनवरी के एंड या फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पर मैं इसको एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ, और एक गेम चेंजर सीरीज का मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, जो कि आज हम इसको शुरू करेंगे। इस गेम चेंजर सीरीज में हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो, अर्जुन बैच में मैंने आपको जीके के हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो आपकी हिस्ट्री है, चाहे आपकी स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, इन सभी सब्जेक्ट के मैंने आपको वन शॉट कराए हैं। अगर आपने ये वन शॉट देखे हैं, और जो यहाँ पर वन शॉट में हमने कवर नहीं किया है, जो आपके सीजीएल सीएचएसएल में जिन टॉपिक से थोड़ा सा डेप्थ में जाके सवाल पूछ रहा है और उनको डेप्थ में हमने इन वन शॉट में कवर नहीं किया है, वो हम इस गेम चेंजर सीरीज में करने वाले हैं। कहने का मतलब है, हमारा जो ये गेम चेंजर सीरीज होने वाली है, इसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे जीके के, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। और देखो, ये एग्जैक्ट सवाल नहीं होंगे जो सीजीएल सीएचएसएल में पूछे गए हैं, क्योंकि आप अभी उसे वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, उनको आप रिवील नहीं कर सकते हो, एसएससी ने मना किया हुआ है। लेकिन उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस के थ्रू हम थोड़ी चीज़ों को चेंज करके यहाँ पर करने वाले हैं। कहने का मतलब है, पूरा जो नया बेंडर ने यहाँ पर जिस टॉपिक से सवाल पूछे हैं और जो टॉपिक हमने अर्जुन बैच में वन शॉट में कवर नहीं किए हैं, वो हम इस सीरीज में करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस के थ्रू हम उस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। और ये जो गेम चेंजर सीरीज है, ये वही बच्चा फॉलो करे जिसने पहले अर्जुन बैच के सारे वन शॉट देखे हुए हैं, या जिसने पहले जीके कहीं से अच्छे से करी हुई है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको पहले सजेशन दूंगा, जो हमने अर्जुन बैच में वन शॉट कराएं, पहले जाके इन वन शॉट को देखो, उसके बाद ये सीरीज़ देखना, क्योंकि ये सीरीज़ थोड़ी सी हार्ड लेवल की होने वाली है। और मैं एक भी चीज़ आपको नहीं कराऊंगा जो ऑलरेडी मैं अर्जुन बैच में करा के आया हूँ। कहने का मतलब है, अर्जुन बैच हमारा जिसमें हमने वन शॉट किए हैं, आपको वन शॉट देखना तो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाएगा। लेकिन ये जो गेम चेंजर सीरीज है, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने वाली है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको वन शॉट देखना भी ज़रूरी है और गेम चेंजर सीरीज भी देखना ज़रूरी है। जो हम ऑलरेडी वन शॉट में डिस्कस कर चुके हैं वो हम गेम चेंजर सीरीज में डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि ना तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि आप ऑलरेडी अगर पढ़ के आए हो तो आपको मैं दोबारा पढ़ाऊँ, और ना ही हमारे पास उतना टाइम है कि मैं सारी चीज़ें आपको दोबारा पढ़ा पाऊँ। तो इसमें थोड़ी सी हार्ड लेवल, थोड़ा सा डेप्थ में, थोड़ा सा हम
जो हमारा नया बेंडर जो हमने अर्जुन बैच में जो वन शॉट में कवर नहीं किया है वो हम इसमें कवर करेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन बड़ा हो गया क्योंकि थोड़ा सा हमें बताना था इस सीरीज के बारे में। आज हमारा लेक्चर 1 है। डेली लेक्चर में हमारे 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो लेक्चर है ये यहाँ पर आपके एक सप्ताह में 3 लेक्चर आएंगे। एक मंडे को आएगा, फिर आपका एक वेडनेसडे को आएगा और एक आपका यहाँ पर फ्राइडे को आने वाला है। एक लेक्चर में बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, इसलिए वीक में 5 लेक्चर नहीं आ सकते, 3 ही लेक्चर आएंगे क्योंकि एक लेक्चर के पीछे काफ़ी मेहनत है कि कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या इंपॉर्टेंट है नए बेंडर के अकॉर्डिंग, क्या नहीं है। लेकिन ये समझ लो जो बच्चा वन शॉट देख लेगा और ये सीरीज फॉलो कर लेगा उसके लिए जीके के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, वैसे ही हमारा काफ़ी बड़ा इंट्रो हो गया, अब हम इस सीरीज को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विशेस द अजंता केव फ्रॉम अदर बुद्धिस्ट केव साइट ऑफ अर्ली इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अजंता गुफाओं को प्राचीन भारत के अन्य बौद्ध गुफा स्थलों से अलग करती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आप एक सिंपल सा जवाब दो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो अजंता केव हैं वो कहाँ पर हैं, क्या बताना है आपको कि आपकी अजंता केव कहाँ पर हैं। तो आप बोलोगे भैया आपकी जो अजंता केव हैं वो हैं महाराष्ट्र में। अजंता केव कहाँ पर है आपकी? महाराष्ट्र में है। और कभी ये पूछा जाए कि जो अजंता केव है वो किसके लिए फेमस है, ध्यान रखना कई बार ये सवाल पूछा गया है, तो ये मुराल पेंटिंग के लिए फेमस है। अब आप बोलोगे भैया ये मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं, तो ऐसे समझ लो जो दीवारों पर और जो छतों पर नेचुरल कलर का यूज करके जो पेंटिंग बनाई जाती हैं, ठीक है, जो केव होती हैं, गुफाएं होती हैं, उनकी दीवारों पर उनके ऊपर की साइड में जो पेंटिंग, बड़ी बड़ी पेंटिंग होती हैं और यहाँ पर नेचुरल कलर का यूज करके जो बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? मुराल पेंटिंग्स बोलते हैं। तो कभी पूछा जाए कि मुराल पेंटिंग्स के लिए कौन सी केव फेमस है, तो अजंता केव जो कि महाराष्ट्र में है, या अजंता केव किसके लिए फेमस है, तो मुराल पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ये जो मुराल पेंटिंग्स हैं ये किस चीज़ को दर्शाती हैं, तो ध्यान रखना ये जटका टेल्स को दर्शाती हैं। किसको? जटका टेल्स को दर्शाती हैं। अब आप बोलोगे भैया ये जटका टेल्स क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जो जटका टेल्स होती है, आपको जब मैं बुद्धिज्म पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप बुद्धिज्म पढ़ोगे तो जो स्टोरीज होती हैं जो गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताती हैं उनको हम जटका टेल्स बोलते हैं। कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है कि जटका टेल्स क्या होती है, तो लिख लो यहाँ पर स्टोरीज बेस्ड ऑन प्रीवियस लाइफ्स ऑफ गौतम बुद्ध, ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो जटका टेल्स होता है वो क्या है। ठीक है, अब आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा हम इसके स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है दे आर रॉक कट जैन टेम्पल विद इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर। तो एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने बताया ये मुराल पेंटिंग्स के लिए फेमस है। मुराल पेंटिंग्स इसमें क्या दिखाया गया है? जटका टेल्स दिखाई गई है जो कि गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताती है। तो गौतम बुद्ध मतलब ये जो पेंटिंग्स हैं ये किससे रिलेटेड है? आप बोलोगे भैया बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो आपका यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? जैन दे रखा है, तो ये जैन, ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है दे कंटेन richly painted murals depicting the Jatka tales and early Buddhist life। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था और यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो अभी हमारा बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सी और डी स्टेटमेंट देख लेते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मोनोलिथिक ग्रेनाइट स्कल्पचर फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर। तो देखो इसमें दो चीज़ें यहाँ पर गलत हैं। पहली बात तो ये ग्रेनाइट रॉक से नहीं बनी गई है। कभी अगर पूछा जाए कि ये किससे बनी हुई है तो बसाल्ट से बनी हुई है, बसाल्ट रॉक से। किससे? बसाल्ट रॉक कट केव। इधर लिख देता हूँ कि जो आपकी अजंता केव है वो कैसी है? बसाल्ट रॉक कट केव है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये जो अजंता केव बनाई गई थी ना, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सही था
कि ये गुप्ता एम्पायर के ड्यूरिंग बनाई गई थी। और गुप्ता एम्पायर और एक और डायनेस्टी थी, सतवाहना डायनेस्टी। तो कभी अगर ये पूछा जाए कि ये कब बनाई गई थी, तो सतवाहना डायनेस्टी एंड गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो कैसे भी करके ये अलग अलग सवाल बन सकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डी स्टेटमेंट देख लेते हैं। डी स्टेटमेंट में क्या है, दे आर एंटायरली डिवोटेड टू वैष्णवाइट और सेबाइट थीम्स, मतलब विष्णु भगवान और शिव जी के लिए ये समर्पित थी। तो मैंने बताया कि ये इनके लिए नहीं थी, ये किसके लिए समर्पित थी, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, गौतम बुद्ध जी के लिए ये समर्पित थी। उनकी प्रीवियस लाइफ्स के बारे में ये पेंटिंग, ये जो केव है उसमें जो पेंटिंग्स हैं वो बताती हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर जो आपका अजंता केव है, जो अदर बुद्धिस्ट केव हैं उनसे अलग बनाती है किसको, अजंता केव को। ठीक है, समझ में आया आपको, आई होप आ गया होगा। चलो यहाँ पर अब हम केव देख ही रहे हैं, तो एक दो केव के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, एक बताओ, चलो अजंता केव पढ़ लिया। ठीक है, अजंता के बाद एक एलिफेंट केव है। एलिफेंट केव के बारे में बता दो कि जो एलिफेंट केव है, ठीक है, एलिफेंट गुफा है, ये कहाँ पर है। तो आप बोलोगे भैया ये भी कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। ये जो आपकी एलिफेंटा केव है, ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ, आप ऐसे याद कर सकते हो, ग्रुप ऑफ रॉक कट टेम्पल, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स को, जैसे रॉक होती है ना, तो रॉक को कट कर करके मंदिर बनाए गए हैं एलिफेंटा केव में। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और ये दिया हुआ है ना कि डिवोटेड टू सेबाइट्स, तो यहाँ पर ये जो एलिफेंटा केव है ये है डिवोटेड टू सेबाइट, ये लिख लो। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, डिवोटेड टू सेबाइट। सेबाइट समझते हो, शिव जी के लिए, किसके लिए है, यहाँ पे लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है ये, लॉर्ड शिवा, शिव भगवान के लिए ये केव डेडिकेटेड है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पर शिव जी की ना एक मूर्ति है जिनके 3 हेड है। तो कभी ये पूछा जाए कि कौन सी केव त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति भी बोलते हैं, त्रिमूर्ति क्योंकि भोले बाबा का ही नाम, सॉरी, जो शिव जी हैं भोले बाबा हैं उन्हीं का नाम महेश भी है। ठीक है, तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति, त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति के नाम से जो त्रिमूर्ति महेश मूर्ति जो स्कल्पचर हैं, उसके इनसे कौन सी केव फेमस है, तो एलिफेंटा केव फेमस है। यहाँ पर त्रिमूर्ति हम इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि शिव जी के यहाँ पे 3 हेड हैं, 3 हेडेड शिव। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आती होगी। और यहाँ पर ना इस तरह से ये जो बनाई गई हैं मूर्तियाँ, जो केव्स बनाई गई हैं, यहाँ पर आप देखोगे लाइट और शैडो का इतना तगड़ा इफेक्ट दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल एक बिल्कुल रियल चीज़ों, मतलब रियल लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। ठीक है, लेकिन इतना आपको अलग से पूछेगा नहीं, लेकिन ये जो लाइट एंड शैडो इफेक्ट है ना, ये इसको अलग बहुत सारी केव से अलग करता है। तो मे भी कभी पूछ ले तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो। एलिफेंटा केव हो गई। चलो एक और केव के बारे में बात करते हैं, एलोरा केव। कौन सी केव, एलोरा केव। अब मुझे चलो थोड़ा सा यहाँ पर एलोरा केव के बारे में बताओ। तो देखो आपकी जो एलोरा केव है वो कहाँ पर है, आप बोलोगे एलोरा केव भैया महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है आपकी, महाराष्ट्र में है। और ध्यान रखना इसमें टोटल 34 केव्स हैं। कितनी हैं, 34 केव्स हैं, और इसमें तीनों की हैं। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में बना के दे तो ध्यान रखना, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और प्लस हिंदुइज्म। ठीक है, तीनों धर्म की यहाँ पे केव्स मिलेंगी आपको देखने को। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। टोटल 34 केव्स हैं, पेपर में पूछा जाता है। एक केव ध्यान रखना, केव नंबर 16। कौन सी, केव 16 याद रखना। यहाँ पर जो कैलाश मंदिर है ना, उसके लिए फेमस फॉर कैलाश टेम्पल। वो भी कहाँ पर है, कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स में है। ठीक है, कैलाश टेम्पल। ठीक है, कैलाश टेम्पल आपको समझ में आ ही रहा है किसके लिए डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड शिवा के लिए ये यहाँ पे डेडिकेटेड है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा तुमसे ये बताओ, उदयगिरी केव कहाँ पर है? कौन सी केव? उदयगिरी केव। उदयगिरी केव्स, जो आपकी उदयगिरी केव्स हैं वो बताओ, उदयगिरी केव्स कहाँ पर है? तो उदय से उड़ीसा याद रखना, उदय उड़ीसा। उदयगिरी केव्स कहाँ पर है? आपकी उड़ीसा में है। किस धर्म के लिए ये केव्स डेडिकेटेड हैं? तो जैन धर्म के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है। चेदी डायनेस्टी, एक खारवेला रूलर था, खारवेला, चेदी डायनेस्टी से उसने इसका निर्माण कराया था। चेदी डायनेस्टी से उसने इसका निर्माण कराया था। और ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है। ये भी पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा उदयगिरी केव, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। बादामी केव बताओ, बादामी केव कहाँ पर है? बादामी केव बताओ, बादामी केव कहाँ पर है? अगर हम बादामी केव की बात करेंगे तो ये कर्नाटका में है। बादामी केव कहाँ पर है? आपकी कर्नाटका में है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये इसमें आपको किस किस की देखने को मिलेंगी? हिंदू प्लस जैन, ये दो देखने को मिलेंगी। ये आपको पता, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केव हैं। और केव से थोड़ा सा डिटेल में जाके जब क्वेश्चन पूछ रहा है नया बेंडर, तो थोड़ा सा इसलिए डेप्थ में कराया। और देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कराई जाएगी। आपको लगेगा कि भैया ने ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा किया है, तो आप एनालिसिस कर लेना नया बेंडर को। ठीक है। कुछ भी चीज़ मैं करा रहा हूँ तो सारी चीज़ें याद कर लेना, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाने का। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आपके ऊपर बर्डन हो, लेकिन अगर नए बेंडर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, अगर देखो बहुत ज़्यादा डेप्थ में या बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं बनते, या अर्जुन बैच में अगर 80% चीज़ें भी कवर हो रही होती, तो मैं आपको ये सीरीज़ लेके नहीं आता। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस उल्टे सीधे पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अर्जुन बैच में उन टॉपिक्स को नहीं थोड़ा सा टच किया है, जो हमने वन शॉट किया है। इसीलिए ये सीरीज कराई है कि अगर आपने वन शॉट देखे हुए हैं तो ये सीरीज फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द स्टेटमेंट अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। तो देखो यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में दे रखा है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बताना है। देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल वैसे भी मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था और डेप्थ में पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान रखना, कभी ये पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया कब जाता है, तो ध्यान रखना फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। और कितने दिन चलता है? 1 to 10 दिसंबर। 1 to 10 दिसंबर 10 दिन चलता है। तो ड्यूरेशन भी पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। किस ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है? तो नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखना। ये नागालैंड में स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? तो ध्यान रखना 2000 में सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम फेस्टिवल्स का फेस्टिवल कहते हैं, त्योहारों का त्योहार कहते हैं। तो ध्यान रखना फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। कभी ये पूछा जाए कि त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, किस फेस्टिवल को कहा जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। कभी अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले एग्जामिनर कि जो ये हॉर्नबिल नाम रखा गया है ये किसके ऊपर रखा गया है, तो ग्रेट हॉर्नबिल एक आपकी बर्ड होती है। ग्रेट हॉर्नबिल एक आपकी वर्ड होती है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो चलिए अब स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या पूछा है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एट किसामा हेरिटेज विलेज। तो ये चीज़ और ध्यान रखना कि आपका ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में 1 तारीख से 10 दिसंबर तक चलता है। और ये गांव का नाम भी ध्यान रखना कि ये नोट डाउन कर लेना कि ये किस गांव में बनाया जाता है। किसामा हेरिटेज विलेज में। ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है, इस स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है। उसके बाद द फेस्टिवल शोकेस द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागा ट्राइब। मैंने आपको बताया ये किसके द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली कोई भी ट्राइब कर रही है तो अपना कल्चर को ही रिप्रेजेंट करेगी।
थ्रू ट्रेडिशनल डांस होता है, म्यूजिक होता है, इसमें स्पोर्ट्स होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि नागा ट्राइब के द्वारा होता है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका डांस होगा, म्यूजिक होगा, स्पोर्ट्स होगा, ये चीज़ भी थोड़ा सा आप एड ऑन कर लेना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी टू ऑनर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड सोल्जर। तो ये तो इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, तो इसका थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखो अगर आपको एक स्टेटमेंट तक पहुँच जाते हो ना, तो आपको और स्टेटमेंट तक पहुँचना बहुत आसान होता है। जैसे कि अगर आपका पहला सही है, आपको पता चल गया, तो आपका ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद सी, पहला और तीसरा, फिर अगर आपको दूसरा देखना है कि दूसरा सही है या गलत है, ठीक है। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं चीज़ों तक पहुंच पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ें, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर चलो ये बताओ, ये मैंने एक इमेज लगाई हुई है, ये मुझे ये बताओ ये इमेज क्या दर्शा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो छत्तीसगढ़ से होंगे या जो बस्तर रीजन से होंगे। एक जगह है जगदलपुर, अगर आप उस रीजन से होंगे तो आप इस इमेज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये कौन सा फेस्टिवल है अगर आप मुझे बताओ, तो आप बोलोगे भैया ये गोंछा फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? गोंछा फेस्टिवल। ये कहाँ पर मनाया जाता है आप सभी को पता होना चाहिए, बस्तर रीजन में मनाया जाता है, बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। कभी अगर जगह का नाम पूछ ले, ये तो रीजन हो गया, तो जगदलपुर, जगदलपुर, ठीक है, ये बस्तर रीजन में ही आता है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। ये भी एक ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है। कैसा फेस्टिवल है आपका? ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक तरह से देखो, ऐसा देख रहे हो ना, यहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ पे भीड़ लग रही है, यहाँ पर एक कुछ रथ सा देख रहे हो आप, ठीक है, और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो रथ है ना, तो एक तरह से ऐसा वाइब नहीं आ रही जैसे आपका रथ यात्रा निकाली जाती है। तो एक तरह से ये मानो कि ये जो रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी में, पूरी रथ यात्रा जो है आपकी, उसका लोकल वर्जन मानो आप गोंछा फेस्टिवल को। क्या है ये? एक तरह से आपका लोकल वर्जन है। अगर मतलब पेपर में तो मे भी पूछ ले, नहीं भी पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, लोकल वर्जन ऑफ पूरी रथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और जो यहाँ पे जगन्नाथ की पूजा होती है गोंछा फेस्टिवल में, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो ये एक यूनिक, आप मान सकते हो, एक यूनिक वेपन होता है या कैनन होता है, जिसको हम टुपकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टुपकी बोलते हैं। टुपकी एक बैम्बू होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बैम्बू, ये या तो आपसे पूछा जाएगा कि टुपकी या जो आपका यूनिक वेपन होता है उसको क्या बोला जाता है। ये बैम्बो मॉक गन की तरह होता है। तो ये पूछा जाए कि गोंछा फेस्टिवल में कौन जो वेपन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो टुपकी बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। और कभी ये पूछा जाए कि ये फेस्टिवल किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये जो आपका गोंछा फेस्टिवल है ना, ये शुरू होता है असद शुक्ल को, असद शुक्ल को ये शुरू होता है। और अगर आपसे एंड पूछे कि एंड कब होता है, तो द्वितीया पे ये एंड होता है, ठीक है। असद शुक्ल को स्टार्ट होता है और द्वितीया पे ये एंड होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें एक एक चीज़ें ऐसा मत समझना कि भैया ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम रिलेवेंट है, नया बेंडर यहाँ से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। बार बार आई होप कि मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कार्नेटिक म्यूजिक अ लघु विद 7 बीट इज नॉन एज। जो लघु होता है 7 बीट्स के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो कार्नेटिक म्यूजिक मैंने आपको, अगर आप स्टैटिक जीके का वन शॉट देखेंगे तो उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक,
ये सारे मैंने म्यूजिक अच्छे से आपको समझाए हुए हैं। वन शॉट ज़रूर देख लेना, तभी ये क्लास काम की है, वरना बिना अर्जुन बैच में जो वन शॉट कराए उनके बिना ये क्लास किसी भी काम की नहीं है। तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपका जो कार्नेटिक म्यूजिक होता है, कार्नेटिक म्यूजिक, इसमें ताल सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया भी था। क्या होता है? ताल सिस्टम होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है कि जो कार्नेटिक म्यूजिक का रिदम होता है वो किस पे बेस्ड होता है? वो ताल पर बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? ताल पर बेस्ड होता है। और ये जो ताल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ताल 3 पार्ट से मिलके बनता है। एक को बोलते हैं हम लघु, एक को क्या बोलते हैं हम? लघु बोलते हैं। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? ध्रुतम बोलते हैं, ध्रुतम, ये नाम भी ध्यान रखना। और तीसरे को बोलते हैं अनुध्रुतम, अनुध्रुतम, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। जो लघु होता है इसमें वेरिएबल बीट सेक्शन होते हैं, अलग अलग बीट सेक्शन होते हैं, वेरिएबल बीट सेक्शन। जो ध्रुतम होता है उसमें 2 बीट सेक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें अनुध्रुतम में, तो इसमें सिर्फ एक ही होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब ये जो लघु है जिसमें ये वेरिएबल बीट सेक्शन होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बीट सेक्शन अलग अलग होते हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जाति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम? जाति के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो जाति हैं ये अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि यहाँ पर आपका 3 बीट से शुरू होता है, ठीक है। अगर 3 बीट होंगी तो उसको हम तिस्र जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिस्र जाति, हिंदी में भी तिस्र ही बोलते हैं, ठीक है। 4 बीट्स होंगी अगर आपकी, 4 बीट्स, तो 4 बीट्स को हम बोलते हैं चतुस्र, चतुस्र, ठीक है। अगर आपकी 5 बीट होंगी, ये सब ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है, नया बेंडर आपका पूछ रहा है। 5 बीट होंगी, ये तो पहले ही पूछा गया है 5 बीट वाला, तो खंड बोलते हैं उसको। 7 बीट को, जो यहाँ पर सवाल में भी पूछा गया है कि अगर 7 बीट होंगी तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो 7 बीट को यहाँ पर बोला जाता है मिस्र। 7 बीट को क्या बोलते हैं? मिस्र बोलते हैं, ठीक है। और 9 बीट को संकीर्ण बोलते हैं, संकीर्ण, ठीक है। ये यहाँ पर संकीर्ण बोलते हैं 9 बीट को। तो समझ में आया कि कार्नेटिक म्यूजिक का जो रिदम होता है उसे हम ताल सिस्टम बोलते हैं। ये 3 पार्ट से मिलके बनता है, एक लघु, ध्रुतम और अनुध्रुतम। अनुध्रुतम में सिर्फ 1 बीट होती है, एक तरह की बीट होती है। ध्रुतम में 2 तरह की बीट होती है। वहीं पर लघु में अलग अलग बीट होती हैं। अब अलग अलग बीट को, जैसे 3 बीट है, 4 बीट है, 5 बीट है, तो अलग अलग बीट के सेक्शन को हम जाति के नाम से जानते हैं। तो 3 बीट वाली को तिस्र जाति, 4 बीट वाले को चतुस्र, 5 बीट को खंड, 7 बीट को मिश्र, 9 बीट को संकीर्ण। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से सवाल बनेगा, तो आई होप आप कर लोगे। बाद बाकी का जो म्यूजिक सिस्टम है जो बचा हुआ है कार्नेटिक हिंदुस्तानी म्यूजिक, वो डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। ये उस वक्त नहीं पढ़ाया था, तो ये अब आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर एंड व्हेन विल द 38th नेशनल गेम 2025 हेल्ड। तो देखो, जो आपके 38 नेशनल गेम्स हुए थे 2025 के, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे हुए थे। तो वो हुए थे आपके उत्तराखंड में, ठीक है। और ये जो उत्तराखंड में हुए थे लगभग जनवरी से लेके मार्च तक चले थे। कब? जनवरी से लेके मार्च तक ये चले थे। तो यहाँ पर मार्च 2025 दे रखा है, तो कोई बात नहीं है। अगर हमें लोकेशन पता है तो हमारा ये आंसर ही सही होगा। अब देखो, डेट में तो अब कोई एक फिक्स डेट नहीं थी। मार्च में भी हुए तो मार्च दे रखा है, फरवरी दे रखा होता तो फरवरी भी होता, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड दे रखा है, उत्तराखंड में हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा ये यहाँ पे सही हो जाएगा। और उत्तराखंड ने ना ये जो नेशनल गेम्स होते हैं ये पहली बार होस्ट किए थे, ये भी चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम होस्ट किया था, ठीक है। तो पूछे कि इस बार जो 38 नेशनल गेम्स हुए हैं उसको उत्तराखंड ने कौन सी बार, कितनी बार उत्तराखंड पहले होस्ट कर चुका है, तो पहली बार होस्ट किया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका जो मोटो था
नेशनल गेम्स का मोटो पूछ लिया जाता है, तो मोटो था इसका संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक इसका मोटो था, शिखर तक। ठीक है, तो संकल्प से शिखर तक इसका क्या था, मोटो था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, और उससे इससे पहले अगर पूछे कि 37th कहाँ हुए हैं, तो 37th गोवा में हुए थे। और अगर 39th पूछे कि नेक्स्ट कहाँ होने वाले हैं, तो ये तमिलनाडु में होने वाले हैं। कहाँ पे होने वाले हैं, तमिलनाडु में। ठीक है, ये जब मैंने करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो ये चीज़ भी मैंने वहाँ पे बताई थी। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें एक आध चीज़ रिपीट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन नोबल बाई शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शशि थरूर द्वारा लिखित द ग्रेट इंडियन नोबल के सार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो देखो यहाँ पर जो ये ग्रेट इंडियन नोबल है शशि थरूर के द्वारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोबल है। ठीक है, यहाँ पर जो ये दर्शाता है, अ सटायरिकल रिटेलिंग ऑफ द महाभारत सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स। जो महाभारत की पॉलिटिक्स थी उसको इन्होंने, जो अभी मॉडर्न पॉलिटिक्स है उससे कंपेयर करके इन्होंने द ग्रेट इंडियन नोवेल लिखा था। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। शशि थरूर एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं, तो इनकी और किताबों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एन एरा ऑफ डार्कनेस पता होना चाहिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये अगर पूछी जाए आपसे किताब किसने लिखी है, तो ये शशि थरूर ने लिखी है। वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ये भी शशि थरूर ने लिखी है, आपको पता होना चाहिए। और एक और किताब है, वो किताब भी ध्यान रखना, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट। ये भी काफ़ी बार किताब पूछी गई है, फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियल, टू द मिलेनियम। ठीक है, तो ये किताब पूछे, ये तीनों किताब किसने लिखी हैं, शशि थरूर ने लिखी हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है यहाँ पर कविता अय्यर की, वो किताब भी ध्यान रखना, लैंडस्केप ऑफ लॉस। लैंड, आपके पेपर में ये किताब पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जब मैं आपको बुक्स एंड ऑथर वन शॉट में करा रहा था तो ये रह गई थी, लैंडस्केप ऑफ लॉस। ठीक है, द स्टोरी ऑफ एन इंडियन डॉट। भारतीय सूखा की यहाँ पे कहानी लिखी है इन्होंने, उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये किसने लिखी है, ध्यान रखना, कविता अय्यर ने लिखी है। कविता अय्यर ने इस किताब को लिखा है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। कुछ और यहाँ पे किताबें लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको चलो ऑलरेडी मैं पढ़ा के आया हूँ सारी किताबें। ठीक है, तो वन शॉट अगर आपने देखा है, जैसे कि इंडिया विन फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। पॉवर्टी एंड फेमाइंस, ये शायद नहीं कराई है, अगर कराई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख लेना, पॉवर्टी एंड फेमाइन। अगर ये किताब पूछी जाए तो ये अमर्त्य सेन ने लिखी है। ये भी काफ़ी, अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट किताब है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। के नारायणन की एक जो आपकी द गाइड एंड मालगुडी डेज, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, द गाइड एंड मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, ये किताब किसने लिखी है आपकी, के नारायणन ने लिखी है। किसने लिखी है, के नारायणन ने लिखी है। ये किताब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर पार्ट्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इनमें आपके चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और चार स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन कौन सा इसमें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव का पार्ट था, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, थोड़ा सा हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, आखिरकार
ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और क्यों लाया गया था। तो देखो जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 लाई गई थी। लोगों की हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, लोगों की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाने के लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 लाई गई थी, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, बहुत सारी बातें हुई थी। एजुकेशन पे बात हुई थी कि जो 6 to 14 ईयर के बच्चे हैं उनको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, साथ में हेल्थ के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की गई थी कि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है, इन्फेंट सॉरी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR, तो जो आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो बिलो होगा 30। अब देखो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है कि बच्चों की डेथ होती है ड्यू टू डिसीजेस, वो 1000 पे काउंट होती है। तो उसको हमें कितना लाना, बिलो 30 लाना है, मतलब 1000 में से बिलो 30 लाना है, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। साथ में यहाँ पर बात करी थी मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को बोला गया कि हमें कितना कितना लेके आना है कि 100 से भी हमें कम करना है, बिलो 100 जाना है, आउट ऑफ 1 लाख, आउट ऑफ 1 लाख। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ये है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को हमें 100 से भी कम करना है, और जो कि आउट ऑफ 1 लाख की बात कर रहा है। 1 लाख में से 100 से भी आपके कम होने चाहिए, उसको हमें कम लेके आना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। साथ में जो लड़कियों की शादी होती है उसको प्रमोट किया गया है इस पॉलिसी के थ्रू कि लड़कियों की शादी को डिले करना, मतलब कि प्रमोटिंग, यहाँ पर है क्या, देखो ये है एक, ये स्टेटमेंट तो ये है, ठीक है, और इसमें वो वाला नहीं है। ठीक है, प्रमोटिंग, आप कैसे लिख सकते हो, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, मतलब जो लड़कियों की शादी, जैसे पहले क्या है कि 20-21 साल की लड़की होती थी शादी कर देते थे, तो उसको डिले हो कि जितना बच्ची अगर पढ़ रही है, अगर किसी के घर में लड़की हैं वो पढ़ रही हैं तो उनको टाइम मिल पाए, तो जो मैरिज में, शादी में डिले को गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के थ्रू क्या किया, प्रमोट किया। बहुत सारी चीज़ें लेके आई कि अगर तुम पढ़ाओगे, ये इतना कोर्स कराओगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेंगे, इतना पैसा मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि प्रमोट किया गया, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। और देखो एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, सभी टीकाकरण संभाग रोगों के विरुद्ध बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करना। तो ये भी इसी पॉलिसी के थ्रू था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का ही ये पार्ट था। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, प्रमोटिंग 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी, ये भी हमारा सही है, ये भी इसी स्टेटमेंट के अंदर था। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही होता है। बाद बाकी का इतने ये एक्स्ट्रा हैं, इनको याद कर लेना। एक सेकंड, ये उधर भी लिखा हुआ है तो इसे रहने देते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं अभी पेपर में पूछा गया है, आगे भी आपके पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 3 स्टेटमेंट, ये और ये 3 स्टेटमेंट, टोटल 6 ऑब्जेक्टिव इसके याद रख लेना। कहीं से भी पेपर में सवाल बन के आएगा, आप कर लोगे। ठीक है, इंक्रीजिंग टोटल फर्टिलिटी रेट टू इंश्योर हायर पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई देखो हायर पॉपुलेशन, ये तो आप बिल्कुल ही हटा दोगे आप, अगर आपको नहीं पता होगा कि इंडिया को हायर पॉपुलेशन ग्रोथ तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ तो आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, बी, 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये हायर पॉपुलेशन करने के लिए नहीं थी, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज, जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी किसी भी पॉइंट पर, वो आपको बतानी है कि वो यहाँ पर क्या होने वाली है। तो फिर पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। तो देखो
लीनियर वेलोसिटी में भी इसे हिंदी में बोलते हैं रेखीय गति, लीनियर वेलोसिटी। आप बताओ लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? तो देखो लीनियर वेलोसिटी आप ऐसे समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसे एक पाथ पर एक एक जैसे सपोज एक स्ट्रेट पाथ है उस पर ऐसे जा रहा है, तो ये उसकी लीनियर लीनियर वेलोसिटी है। अब जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर एक स्ट्रेट पाथ पे ही जाएगा, अगर वो ऐसे कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, एक सर्कल में जा रहा है, तो वो भी एक तरह से उसकी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। क्या होती है उसकी? लीनियर वेलोसिटी होती है। उसकी इस रेडियस वगैरह से कोई मतलब नहीं है, जो वो जा रहा है, ठीक है, वो उसकी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। और लीनियर वेलोसिटी सिर्फ आती है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, ठीक है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन कभी स्टेटमेंट में बना के देते तो ध्यान रखना, लीनियर वेलोसिटी होती है रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, या ऐसे भी लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन, और अलोंग अ कर्व्ड लाइन लिख लो या पाथ लिख लो, ठीक है, कर्व्ड लाइन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट तभी उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। अगर कोई कर्व्ड में चल रहा है, सर्कल में भी चलेगा, तब भी उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। लीनियर वेलोसिटी का सिंपल सा निकालने का फॉर्मूला है कि अगर आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, चाहे अब वो सर्कुलर में किया, चाहे उसने सीधे सीधे चलते चलते किया, कितने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, यहाँ से क्या निकल आएगी, उसकी लीनियर वेलोसिटी निकल आएगी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट हो सकती है, सेम नहीं होती है, ठीक है। सेम भी हो सकती है लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं। ऑलवेज डायरेक्टेड टेंजेंशियली टू द सर्कुलर पाथ, ये सही है। वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। अगर कभी आपसे पूछे कि किसकी दिशा में होती है तो टेंजेंशियली होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जो सर्कुलर पाथ होता है उसकी टेंजेंशियली होती है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका लीनियर वेलोसिटी के रिगार्डिंग सही है। इक्वल फॉर ऑल पार्टिकल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेडियस, इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस आपका आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑलवेज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा अभी मैं आपको ये एंगुलर वेलोसिटी बता देता हूँ कि ये हमेशा एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। तो अगर देखो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम ही होती तो हम एंगुलर वेलोसिटी को अलग से क्यों पढ़ते? तो हमेशा बराबर नहीं होती। आप इस तरह से भी समझ सकते हो, इस तरह से भी पेपर में सोच सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको एंगुलर वेलोसिटी समझा देता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। एंगुलर कोणीय गति में भी हिंदी में बोलेंगे इसे एंगुलर वेलोसिटी। इस ध्यान रखना ये इस तरह से आपका सिंबल होता है, इससे रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। और लिख लो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये होता है ओमेगा। आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और कितने टाइम में हुआ है अगर आपको निकालना है। थीटा आपका क्या होता है? थीटा ध्यान रखना, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टी होता है आपका टाइम, ठीक है। ये क्या है? आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। और ध्यान रखना इसको हम किस में नापते हैं? रेडियन पर सेकंड में नापते हैं, रेडियन पर सेकंड में नापते हैं, ये इसकी यूनिट होती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, तो हर पॉइंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, ठीक है। आपको ऐसे लिख सकते हो इन अ रिजिड बॉडी, इन अ rigid body every point
हैज़ द सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी, आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब जानते हो, एविडेंस, अधिनियम 2023। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था तो उसमें ये पढ़ाए थे। ठीक है, BSA, BNSS, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज प्राइमरी एविडेंस, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एक प्राइमरी एविडेंस के तौर पर। दिस प्रोविजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रोविजन किस किस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछा है। अब देखो यहाँ पे ना आपके जो पुराने कुछ रूल थे उनको चेंज किया गया है। अब BNS, ठीक है, BSA, BNSS, ये आपके लेके आए गए हैं। जब हमने पॉलिटी का वन शॉट किया था तो उसमें मैंने आपको कराया भी था। ठीक है, तो अगर आपने वन शॉट नहीं देखे हैं तो भाई वन शॉट ज़रूर देख लेना। तो जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, और एक पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट। कभी अगर आपसे ये पूछा जाए ना, ये BSA 2023 क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि BSA 2023 में आया था, बट ये जो लागू हुआ है 1 जुलाई, ये जो लागू हुआ है ये हुआ है 1 जुलाई 2024 में। और इसने किसको रिप्लेस किया है, तो इसने रिप्लेस किया है यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट को, इंडियन एविडेंस एक्ट को यहाँ पर रिप्लेस किया है, जो कि कब आया था, 1872 में। ठीक है, तो इतना पुराना एक्ट था, अब उसे बदल के अब क्या आ गया है, BSA 2023 आ गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखो मॉडर्न टाइम आ गया है, आधुनिक ज़माना आ गया। उस टाइम के एविडेंसेस पर अलग तरह से बात होती थी। इस टाइम पर आप देखोगे कि व्हाट्सएप चैट भी एक एविडेंस हो सकता है, CCTV फुटेज भी एक एविडेंस हो सकता है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी एक एविडेंस हो सकती है। तो जो मॉडर्न टाइम के अनुसार एविडेंस के नियमों को क्या किया है, इसमें अपडेट किया है, और खासकर किस पे फोकस किया है, BSA में ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस हैं उन पर फोकस किया गया है, उनको एज अ प्राइमरी एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स कौन कौन से, जैसे आप CCTV रिकॉर्डिंग हो गई, आपके मेल हो गए, ठीक है, आपकी आपकी एक तरह से मान सकते हो फेसबुक चैट, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया चैट हो गई। आप किसी पे भी कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, ठीक है, आपकी सोशल मीडिया चैट्स हो गई। आपका जो क्लाउड डेटा है वो हो गया, क्लाउड डेटा हो गया। और क्या हो सकता है यहाँ पे, जो कॉल कॉल रिकॉर्डिंग हो गई आपकी, कॉल रिकॉर्डिंग। तो ये सब इनको क्या कर दिया गया है, प्राइमरी एविडेंस की तरह आप इन्हें पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा है, देखते हैं। CCTV वीडियो रिकॉर्डिंग, तो बिल्कुल। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आएगा। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स, तो ये भी है। ओरल स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस, तो ये आपका नहीं होगा। तो पहला और तीसरा किस में दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर रिलेवेंट। कौन कौन सा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। BSA 2023 में आपको जब वन शॉट कराया था तो उसमें जो बची हुई चीज़ें हैं वो मैंने आपको वहाँ पे बता दी थी। वहाँ पे ये भी बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को प्राइमरी एविडेंस कंसिडर किया गया है अंडर द BSA 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। अच्छा, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री ऐसे मान सकते हो एक बिजनेस ऑन होता है कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, जैसे 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, उनके द्वारा एक बिजनेस चलाया जाता है, और जो उसमें बेनिफिट होता है वो सब मिल बांट के बेनिफिट लेते हैं। अगर कुछ कल को नुकसान होता है तो सब मिल बांट के ही उस नुकसान को सहते हैं। समझ गए, बस इतना सा है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड अमंग ऑल द मेंबर्स। तो देखो, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, वो जितने भी मेंबर होंगे सब में बराबर शेयर किया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री आर फुली ओन्ड एंड मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज म्यूचुअल बेनिफिट इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो म्यूचुअल, मतलब सबका भला हो,
ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी एक का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इंडस्ट्रीज आर रन बाई फॉरेन कंपनीज विद इंडियन पार्टनर्स, तो नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी ना तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, ना ही फॉरेन कंपनीज के द्वारा रन की जाती हैं। ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होती हैं, तो ये कोई भी रन कर सकता है, कोई भी शुरुआत कर सकता है। जब कुछ लोग आके मिल के जब किसी इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं, और जो लॉस और प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है लोगों के बीच में, जहाँ पर किसी एक का मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देखा जा रहा होता है, जहाँ पर सभी को साथ में लेके चलना जा रहा होता है, सभी का प्रॉफिट देख रहे होते हैं, तो उस इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस लॉन्च्ड इन 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आर प्रायोरिटाइज्ड फॉर कस्टमाइज्ड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विस? 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय जलवायु सेवा के ढांचे के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए अनुकूलित जलवायु सूचनाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि जो आपका नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस, इसके जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस जो लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना ये IMD के द्वारा किया गया है। IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और कब हुआ था ये? 2024 में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, हाँ देखो 2024 में इसकी शुरुआत की गई है भाई। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका शुरुआत क्यों किया गया। तो टू प्रोवाइड, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना कोई भी चीज़ शुरू की जा रही है तो टू प्रोवाइड एक्यूरेट, एकदम सही। इधर लिखा है क्या? चलो मैं आपको करा ही देता हूँ। टू प्रोवाइड एक्यूरेट, टाइमली एंड सेक्टर स्पेसिफिक क्लाइमेट इंफॉर्मेशन, ये किस में दिया हुआ है आपका? ये NFCS का एक तरह से आप मान सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो यहाँ पर एक तरह से होगा कि बहुत सारे सेक्टर्स में एक डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे। एग्रीकल्चर, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इन सभी में क्या हो पाएगा? एक आप एक्यूरेट डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी चीज़ हमें कब करना है। ठीक है, तो ये जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस लॉन्च किया गया है IMD के द्वारा, वो इसी पर्पज़ से किया गया है। जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है, तो इसमें ये हेल्प करेगा। हेल्थ एंड हीट वेव मैनेजमेंट में काम करेगा। ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, तो ये तो आपका नहीं होगा। वाटर रिसोर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर से कुछ क्लाइमेट, देखो सारी चीज़ें क्लाइमेट के अंदर ही आती हैं। अगर अब आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता तो क्लाइमेट में देख लो क्लाइमेट से कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो क्लाइमेट से एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है, फूड सिक्योरिटी अफेक्ट हो सकती है, हेल्थ और हीट वेव मैनेजमेंट, तो ये भी अफेक्ट हो सकती हैं। वाटर रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये भी क्लाइमेट से अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये तो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, ये तो फिर अलग ही चला गया, तो ये तो होगा नहीं। तो पहला, दूसरा और चौथा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? बताओ, तो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? मेटल पूछा है, एलिमेंट, ओके, मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा है। ठीक है, तो देखो अगर हम मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात करते हैं ना, तो ये है आपका एल्युमिनियम। और यहाँ पे अगर मेटल ना देके एलिमेंट दे दिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, तो देखो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पाया जाता है ऑक्सीजन, अप्रॉक्स 46%।
उसके बाद सेकंड नंबर पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है सिलिकॉन, और थर्ड नंबर पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यहाँ पर एल्युमिनियम। लेकिन देखो ये नॉन मेटल है, अगर मेटल पूछा जाए तो मेटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या क्या है आपका एल्युमिनियम है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जो हमारी अर्थ क्रस्ट में है वो कितना है 8% के साथ एल्युमिनियम है, ध्यान रखना। और एल्युमिनियम का कभी ये पूछा जाए कि एल्युमिनियम का कौन सा आपका एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, एल्युमिनियम का ओर, कि एल्युमिनियम का कौन सा ओर है, मतलब एल्युमिनियम आप ये पूछ सकता है पेपर में कि किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ध्यान रखना ये बॉक्साइट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बॉक्साइट की फॉर्म में। ठीक है, आपको कहा ज़्यादा क्या मिलेगा, बॉक्साइट की फॉर्म में पाया जाएगा एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट में। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अर्थ क्रस्ट में आर्गन भी पाई जाती है। आर्गन जानते हो क्या होता है, आर्गन है आपकी नोबल गैस। नोबल गैस एक तरह से आप मान सकते हो कि ये जो अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन होती है उसका पार्ट नहीं होती, प्रोड्यूस होती है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ही। पेपर में कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये जो प्रोड्यूस होती है ये कैसे होती है, तो यार ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट बाय डिके ऑफ पोटेशियम, बाय डिके ऑफ पोटेशियम 40, पोटेशियम 40 जिसको आप K40 भी बोलते हो, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूस होती है अर्थ क्रस्ट में किसकी वजह से होती है, आर्गन K40 पोटेशियम 40 की वजह से प्रोड्यूस होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो ये एलिमेंट कंपोजिशन है अर्थ क्रस्ट का, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये तो आपको पता होगा ना कि अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो पहले हमें क्या मिलेगी, क्रस्ट मिलेगी। ये जब मैंने ज्योग्राफी का वन शॉट कराया उसमें सब पढ़ा है, तो जाके पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद है आपकी मेंटल, इसमें आपको ज़्यादा देखने को क्या मिलेगा, सियाल देखने को मिलेगा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसमें सीमा देखने को मिलेगी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, नीचे कौन है, कोर आएगी। कोर में आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइफ देखने को मिलेगा, निकिल एंड फेरस। ठीक है, मतलब निकिल और आयरन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो ये सबसे पतली लेयर है, सबसे चौड़ी लेयर, थिकेस्ट लेयर की बात करते हैं तो वो कोर है आपकी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया जब धरती के आप अंदर जा रहे हो। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एक सेकंड में से रफ कर देता हूँ, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसमें अगर एलिमेंट की कंपोजिशन पूछी जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन लगभग 78% है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन लगभग 21% है, अगर कभी एग्जैक्ट पूछे तो 20.95 है। एक बार एग्जैक्ट पूछी गई थी इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन 21% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखना 0.04% है। ठीक है, और अगर वहीं पर हम आर्गन की बात करते हैं जो कि आपका अर्थ क्रस्ट में देखते हैं तो 0.01% है यहाँ पर आर्गन अर्थ क्रस्ट में। वहीं पर अगर हम अर्थ एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो हमारा आर्गन कितना है पता है, 0.93%। कितना है आपका, 0.93% है। और अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो जैसे मैंने नीचे आपको बताया क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट लेयर होती हैं। ठीक है, वो सारी लेयर्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वन शॉट में, तो वो मैं आपको वापस से रिपीट नहीं करूँगा। चलो बस मुझे इतना से बता दो, अगर आपने वन शॉट देखा है तो ओजोन लेयर हमारी किस लेयर में होती है ये आप मुझे बता दो। ठीक है, आगे बढ़ें इसी के साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज नॉन एज द बेबी ताज। इनमें से कौन सा मोनूमेंट बेबी ताज के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मुगल स्ट्रक्चर बिल्ट एंटायरली इन वाइट मार्बल। देखो आप सभी को पता है ये जो आपका ताजमहल है ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। इससे पहले एक मोनूमेंट बनाया गया था जिसको आज हम बेबी ताज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ताजमहल से पहले भी एक ऐसा मोनूमेंट बनाया गया था जो कि कंप्लीटली किससे बना हुआ था, वाइट मार्बल से बना हुआ था, तो जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, बेबी ताज के नाम से जानते हैं। तो हम ये बेबी ताज के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट मुग़ल आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हुमायूं टॉम्ब बताओ कब बना और किसने बनवाया, हुमायूं टॉम्ब किसने बनवाया था ये मुझे आप बताओ। तो ये बना था 1571 में, और किसने बनवाया था, तो इनकी वाइफ थी हाजी बेगम। किसने, हाजी बेगम इनकी वाइफ थी, इन्होंने इसको बनवाया था।
ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और एक तरह से आप मान सकते हो कि ये हुमायूं टॉम्ब था ना, इसके आसपास गार्डन था, तो ये फर्स्ट गार्डन टॉम्ब थी भारत की। ठीक है, तो अगर ये भी पूछा जाए फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑफ इंडिया, टॉम्ब ऑफ इंडिया, ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कभी कभी पेपर में इसके आर्किटेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि आर्किटेक्ट कौन थे, तो आर्किटेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये बनाया किसके द्वारा गया था। तो मिरक मिर्जा घियास करके एक आर्किटेक्ट थे। ठीक है, मिरक मिर्जा घियास कौन था, इसका आर्किटेक्ट था, ध्यान रखना। और इसमें चार बाग लेआउट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, चार बाग लेआउट, और ये ऐसा पहली बार हो रहा था, चार बाग लेआउट। एंड ये फेमस ही इसलिए है, ये चार बाग लेआउट की वजह से और डबल डोम की वजह से। चार बाग लेआउट एंड डबल डोम, डबल डोम की वजह से क्या है, ये फेमस है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका हुमायूं टॉम्ब है उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, तो चार बाग लेआउट एंड डबल डोम। या ये पूछा जाए कि चार बाग लेआउट या डबल डोम के लिए कौन सा मोनूमेंट फेमस है, तो हुमायूं टॉम्ब फेमस है। ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये बना किससे है, तो रेड सैंडस्टोन से बल्कि बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन इस तरह से कुछ। ठीक है, तो रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल भी है इसमें अंदर। ठीक है, तो कभी कभी ये पेपर में डीप में पूछा है, टीसीएस ने भी पूछा है, ऐसा नहीं है कि नए बेंडर ही आपका इन सब से पूछेगा सवाल या पूछ रहा है, टीसीएस ने भी डेप्थ में जाके पूछा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब हो गया। हुमायूं टॉम्ब के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है, जो कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? नियर आगरा। और आगरा कहाँ पर है? आगरा यूपी में है। ठीक है, और जो बुलंद दरवाज़ा है किसके द्वारा बनवाया गया है, तो ध्यान रखना ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर ने, और बताओ कौन कौन से फोर्ट बनवाए थे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, हुमायूं के टाइम में कभी पूछा जाए कि किसका मॉन्यूमेंट्स जो बने थे उस पर किस जगह का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिला था, पर्शियन का देखने को ज़्यादा मिला। और जो मिर्जा घियास था ना, वो भी पर्शियन आर्किटेक्ट था। ठीक है, तो पर्शियन का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। वहीं पर अगर हम अकबर के टाइम पर देखें तो इंडो इस्लामिक आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? इंडो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा अकबर के टाइम पर। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो फतेहपुर सीकरी जो बुलंद दरवाज़ा बनाया था ना, ये जब गुजरात में विक्ट्री हुई थी उसके बाद बनवाया था। तो कभी पूछें कि किस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर के द्वारा, तो ये चीज़ लिख लो कि आफ्टर द विक्ट्री ओवर गुजरात। कभी ये पूछे जाए कि इसमें जो अंदर टॉम्ब है वो किसकी है, तो सलीम चिश्ती जिनके लिए ये बनवाया था उनकी इसमें अंदर क्या है, टॉम्ब है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लिखते हैं, शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन। ये बताओ, ये जो शालीमार गार्डन है ये कहाँ पर है, तो आप बोलोगे भैया ये कश्मीर में है। ये किसके टाइम पे बना था, किसके ड्यूरेशन में बना था, तो ड्यूरिंग जहांगीर ये बना था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ड्यूरिंग जहांगीर। इसी के टाइम पर, जहांगीर के टाइम पर ही क्या, कौन सा टॉम्ब बना था, टॉम्ब ऑफ, मतलब इसी का टॉम्ब था। ठीक है, टॉम्ब ऑफ इतिमद उद, मतलब जहांगीर का नहीं था, एक सेकेंड, जो इतिमद्दुल्ला दौला टॉम्ब था ना, वो इसकी वाइफ ने बनवाया था, नूर जहाँ ने। किसने बनवाया था? नूर जहाँ इसकी वाइफ थी, जिसके पीछे ये पागल था। ठीक है, इसने ये बनवाया था, और किसके लिए बनवाया था? अपने फादर के लिए बनाया था। ठीक है, मिर्जा घियास बेग नाम था उनका, मिर्जा घियास बेग। मतलब जहांगीर की जो वाइफ थी उसने अपने फादर साहब के लिए
टॉम बनवाई थी। मिर्ज़ा घियास बेग फादर का नाम था। और ये जो मिर्ज़ा घियास बेग साहब थे ये दीवान थे जहांगीर के कोर्ट में, फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब मैं आपको वन शॉट पढ़ा रहा था या लेक्चर वाइज जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि नूरजहाँ का पूरी तरह से इन्फ्लुएंस था किसके ऊपर, जहांगीर के ऊपर। इसने अपने भाई पापा सबको उनके कोर्ट में कोई ना कोई पोजीशन पे बिठा दिया था, ठीक है। और ये टॉम्ब है, टॉम्ब इतिमद उद्दौला, इसी को हम बेबी ताज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेबी ताज के नाम से जानते हैं। और कभी अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल का प्रीकर्सर कौन था, मतलब ताजमहल किससे इंस्पायर्ड होके बना, एक तरह से आप समझ सकते हो, तो वो बेबी ताज या इतमुद्दौला की से इंस्पायर्ड होके ताजमहल बना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें प्योर वाइट मार्बल का यूज किया गया था, पेपर में पूछा जा सकता है। यूज्ड प्योर वाइट मार्बल, तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम प्योर वाइट मार्बल की बात करें और ताजमहल की बात ना करें, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ के टाइम को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्ट माना जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना कभी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए। ताजमहल किसके लिए डेडिकेटेड था, तो उसकी वाइफ मुमताज़ के लिए डेडिकेटेड था, मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं। मेन चीज़ है इनके आर्किटेक्ट याद रखना, किसने बनवाया था ये तो सबको पता है, लेकिन आर्किटेक्ट भूल जाते हैं। अगर हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो अहमद लाहौरी करके एक आर्किटेक्ट था, अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये आर्किटेक्ट ध्यान रखना, स्टेटमेंट में बना के दे दे तो कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। और उस वक्त ये इसके टाइम पर जो शाहजहाँ था उसके टाइम पर एक आर्ट बहुत फेमस हुई थी, पियत्रा द्योरा। कई बार सवाल पूछा है वहाँ से, पियत्रा द्योरा। तो ये आर्ट का नाम भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आया। और शाहजहाँ ने और भी बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, जैसे अगर हम बात करें रेड फोर्ट, कहाँ का? दिल्ली का। दिल्ली का रेड फोर्ट किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया था। अगर इस रेड फोर्ट की बात करते हैं तो इसमें दीवाने आम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कभी कभी यहाँ से बन जाता है। दीवाने खास देखने को मिलेगा, दीवाने खास, ठीक है। और मोती मस्जिद इसमें देखने को मिलेगी, मोती मस्जिद, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और इसी रेड फोर्ट में जो ये दीवाने खास बनाया गया था ना, एक टाइम पर जो कोहिनूर थ्रोन था वो यहीं पे रखा हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कभी आपसे पूछे कि जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, जो कि वन ऑफ द जामा मस्जिद है, ठीक है, ये किसने बनवाई? तो जामा मस्जिद जो दिल्ली की, ये भी आपका कौन बनवाता है? शाहजहाँ बनवाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये किससे मिलके बनी हुई है? तो ये मार्बल और रेड सैंडस्टोन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करें, ठीक है, इतना ही देखते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बाद बाकी का मुग़ल एम्पायर हम कंप्लीट कर ही चुके हैं वन शॉट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मौर्यन ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड टैक्सेस? कौन सा मौर्य अधिकारी राजस्व और कर संग्रहण का प्रभारी था? कि मतलब राजस्व और कर कौन यहाँ पे इकट्ठा करता था मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो चंद्रगुप्त का मौर्यन एम्पायर था उस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किसके बारे में पढ़ते हैं? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन का टाइम पीरियड कितना था? 322 से लेके 2 चंद्रगुप्त की बात करें, चलो पूरा ही मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या था? हाईली सेंट्रलाइज्ड था। कैसा था ये? हाईली सेंट्रलाइज्ड था। हाईली सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है जो मेन यहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे वो कौन ले रहा होगा? राजा ले रहा होगा, ठीक है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोग यहाँ पे पावर है अलग अलग लोगों के पास में, तो अलग अलग लोग अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये हाईली सेंट्रलाइज्ड थी, सब एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई थी। एंड फाइनल और सुप्रीम यहाँ पे कौन था? राजा था। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि जो किंग था उसके पास क्या थी? सुप्रीम ऑथोरिटी थी, सुप्रीम ऑथोरिटी थी। तो कभी ये पूछा जाए कि हाईली सेंट्रलाइज्ड कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, किस रूलर के टाइम पे देखने को मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हाईली सेंट्रलाइज्ड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके थोड़े से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं, जिसको उस टाइम पर क्या माना जाता था? मंत्री परिषद माना जाता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, तो मंत्री परिषद की बात करें तो देखो, मंत्री को आज हम क्या बोलते हैं? मिनिस्टर बोलते हैं। या ऐसे ना करके ऐसे करो, जो आज हम मिनिस्टर होते हैं उस इनके टाइम पीरियड में मिनिस्टर को क्या बोलते थे? मंत्री बोलते थे। ठीक है, और आपको क्या पता होना चाहिए, जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ पुजारी वगैरह, उनको पुरोहित बोलते हैं, पुरोहित। ये पेपर में पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आर्मी चीफ को क्या बोलते थे? आर्मी चीफ को क्या बोला जाता था? आर्मी चीफ को सेनापति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आप बोलोगे भैया, सेनापति बोला जाता था। उसके बाद जो, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर जो चीज़ों का देखभाल करते थे, ठीक है, नियम कानून सब अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उनको आमत्य बोलते थे। क्या बोलते थे? आमत्य बोलते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो यहाँ पर ट्रेजरी हेड होता था, ट्रेजरी हेड, ट्रेजरी हेड जो कि टैक्सेस वगैरह, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता था, जो यहाँ सवाल में भी पूछा है, उसे क्या बोलते थे? सन्निधाता बोलते थे। क्या बोलते थे यहाँ पे? सन्निधाता, सन्निधाता बोला जाता था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और जो क्लर्क होते हैं यार, जिनको आज अब क्लर्क जो होते हैं उनको क्या बोलते थे? युक्ताज बोलते थे, युक्ताज। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और देखो, जो ये मौर्यन एम्पायर देख रहे हो ना, ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आपका तक्षशिला था। ठीक है, अगर हम वेस्ट की बात करते तो उज्जैन था। अगर आप यहाँ पे बात करोगे साउथ की, तो आपका सुवर्नागिरी था। और कलिंगा या तोसाली की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ था? ईस्ट की साइड था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये पूरा जो कंट्रोल किया जाता था ना, ध्यान रखना कि मौर्यन एम्पायर, कभी ये पूछा जाए कि कौन से 4 मेजर प्रोविंसेस में डिवाइड था। ठीक है, कभी स्टेटमेंट बना के दे दे, तो एक आपका तक्षशिला, दूसरा उज्जैनी, तीसरा सुवर्णगिरी, और चौथा आपका तोसाली या कलिंगा। वैसे तो आपको डायरेक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ ले तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट में है, ये आपका किधर देखने को मिलेगा? वेस्ट में देखने को मिलेगा, ये साउथ में देखने को मिलेगा, ये ईस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 4 मेजर प्रोविंसेस थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पर। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये ऑटोनॉमस नहीं थे। जो भी पावर कंट्रोल की जाती थी वो पाटलिपुत्र से पावर कंट्रोल की जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये कैसा था? हाईली सेंट्रलाइज था। ठीक है, थोड़ा सा हम विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ जिससे कि हमें जगह मिले काम करने के लिए। ठीक है, तो अगर देखो, ध्यान रखना कि जो डिस्ट्रिक्ट होती थी उन्हें क्या बोलते थे? जो डिस्ट्रिक्ट होती थी उसे बोला जाता था आहारा। क्या बोला जाता था? आहारा बोला जाता था। ठीक है, और इसका डिस्ट्रिक्ट का एक हेड होता था, डिस्ट्रिक्ट हेड। तो डिस्ट्रिक्ट हेड को हम बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट हेड को बोला जाता था प्रेदेशिका, प्रेदेशिका। डिस्ट्रिक्ट हेड को क्या बोला जाता था? प्रीदेशिका बोला जाता था, ध्यान रखना। ठीक है, एक होता था यहाँ पर रजुका। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो रजुका का क्या काम होता था? ध्यान रखना, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें विलेज की, तो विलेज सबसे लोएस्ट यूनिट थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, लोएस्ट यूनिट।
ठीक है। और जो विलेज का हेडमैन होता था ना, विलेज का जैसे डिस्ट्रिक्ट का हेडमैन को क्या बोलते थे, प्रीदेशिका बोलते थे। और जो विलेज का हेड होता था उसे क्या बोलते थे, ग्रामिका बोलते थे। क्या बोलते थे, ग्रामिका बोलते थे। ठीक है, ग्राम ग्राम का जो हेड होगा उसे ग्रामिका बोलते थे। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, एक यहाँ पे भाग चलता था इनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जिसके थ्रू ये टैक्स कलेक्ट करते थे। ये भाग क्या था, तो एक तरह से लैंड रेवेन्यू टैक्स था, लैंड रेवेन्यू टैक्स था। और ये लैंड रेवेन्यू टैक्स कितना होता था, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, जितना भी प्रोड्यूस हो रही है, जितनी भी आप फसल आपकी जितनी भी फसल है उसका 1/6 आपको किसको देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे आपका ये सन्निधाता है। ठीक है, एक जैसे राजू का मैंने आपको बता दिया, राजू का कौन होता है, आपका मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद अगर हम समहारता की बात करें तो कभी समहारता पूछे कि समहारता कौन होता है, तो ये चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता था। कौन होता था, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर। ये चीज़ ध्यान रखना। और कभी ये पूछा जाए कि स्पाई सिस्टम, जो कि उस टाइम पर एक बहुत बड़ी बात थी कि किसके टाइम पर देखने को मिलता है, स्पाई सिस्टम भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अलग अलग लेवल पे भी था स्पाई सिस्टम, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हाँ आपको इतना पता होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐतिहासिक विकास को सही प्रकार से दर्शाता है। देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट। एंशियंट ग्राम सिस्टम डेवलप्ड फ्रॉम मेलाकार्त राग, तो ये तो नहीं है। जातीज मेंशनड इन नाट्यशास्त्र बर द अर्ली मेलोडिक फॉर्म फ्रॉम विच राग लेटर इवॉल्व्ड, तो ये सही बात है। देखो जातीज का जो वर्णन है ना वो नाट्य शास्त्र में है। किस में है, नाट्य शास्त्र में है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और ये जातीज जब थोड़ा सा और यहाँ पर इसमें और चीज़ें डेवलप हुई, फिर जातीज को ही आगे टाइम पर किसके, जब ओवर द टाइम जब जातीज डेवलप हुई और मोर डिटेल में गई, तो उसी को हम आगे चल के क्या किस नाम से जाने लगे, तो राग के नाम से जानने लगे। और जाति एक तरफ से समझ सकते हो कि अर्ली मेलोडिक फॉर्म है। नाट्य शास्त्र में वर्णित जातियाँ शुरुआती संगीत रूप थी। ठीक है, सबसे सबसे पहले जो चीज़ें शुरुआत हुई, जो नाट्य शास्त्र आप सभी को पता है भरत मुनि ने लिखा है। याद रखना, पेपर में पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। तो नाट्य शास्त्र की जो अर्ली फॉर्म था वो क्या था, यहाँ पर जातीज थी। ठीक है, बाद में वो कैसे इवॉल्व, जब मोर डिटेल वे में गई तो राग्स के रूप में इवॉल्व होके आई। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, वेंकट मखिन इंट्रोड्यूस द 32 मेल कारता सिस्टम इन चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो देखो ये पूरा स्टेटमेंट सही है, बस एक चीज़ यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये जो वेंकट मखिन थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 32 नहीं 72, ये अलग से नोट डाउन करके लिख लेना। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका एक बुक है जिसका नाम था चतुर्दंडी प्रकाशिका, उसमें इन्होंने 72 मेल कार्त सिस्टम यहाँ पे दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। और ये किस में है, ये कार्नेटिक म्यूजिक में है। जितने भी पेरेंट स्केल होते हैं ना उन सबको एक जगह ग्रुप किया गया, जिनको 72 मेला के नाम से भी पूछ सकता है, 72 मेला। तो ये किस किताब में लिखा हुआ है, चतुर्दंडी प्रकाशिका में लिखा हुआ है। किसने लिखी है ये, ठीक है, वेंकट मखिन ने लिखी है। ठीक है, इसमें 72 मेल का अर्थ सिस्टम दिया हुआ है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ आपको ये पता चली गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना और ये भी नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे हो। बाद बाकी के अगर आप ग्रुप में हो तो आपको इसके डिजिटल नोट्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कौन सा मेजर रिफॉर्म है जो कि वो इंट्रोड्यूस करता है। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अपने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किया था, उसके बारे में देखते हैं।
देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्यों लाया गया? पहली बात तो ये मानो कि ये एक मेजर स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि भाई हम चलो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल करने लग गई है एक तरह से, क्योंकि देखो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है, ये सारी वन शॉट में पढ़ा चुका हूँ, तो ये मैं वापस से रिपीट नहीं कराऊंगा आपको। मैं बता रहा हूँ इस सीरीज को सिर्फ वही बच्चा देख पाएगा या वही बच्चा समझ पाएगा, या तो जीके उसने कहीं से पहले से पढ़ी हुई है, या जो हमने वन शॉट कराया अर्जुन बैच के वो किया हुआ है। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा रूल कर रखा था, एक तरह से रूल करना शुरू कर दिया था और बहुत सारी हदें पार कर चुकी थी। तो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यार हमें कंपनी को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से ना देखो क्या हुआ होने लगा, मैं बताता हूँ। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 आते तक ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो चुकी थी, साथ में करप्ट हो चुकी थी। जो इसके ऑफिसर्स थे वो करप्ट हो चुके थे, वो अपना देख रहे थे, वो कंपनी का फ़ायदा नहीं देख रहे थे। अब देखो हमारे लिए तो चाहे तुम अपना फ़ायदा देखो चाहे कंपनी का फ़ायदा देखो वो गलत है, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको तो ये होगा ना कि हमारा ही फ़ायदा देखें। सब ऑफिसर क्या देख रहे थे, अपना फ़ायदा देख रहे थे। उसकी वजह से करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कंपनी क्या हो गई, बैंक करप्ट हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? बैंक करप्ट हो चुकी थी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पर ऑफिसर्स जो पावर थे उसका भी मिसयूज करने लगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में आपका जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है? एक तो जुडिशियल सिस्टम पे किया जाता है, जुडिशियल सिस्टम, और एक आपका यहाँ पे जो फोकस किया जाता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो बैंक करप्ट हो चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसे बचाया जा सके, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया जाता है। अब देखो अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो जुडिशियल सिस्टम पे इसलिए हम मानते हैं कि फोकस किया गया क्योंकि इस रेगुलेटिंग एक्ट में ही लिखा था कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए इंडिया में। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट बनता है 1774 में कैलकटा में। ठीक है, ध्यान रखना। अगर पहला इसका जज पूछा जाए तो एलिजा एम्पे था, एलिजा एम्पे। ठीक है, और अगर फर्स्ट इंडियन आफ्टर द इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो वो थे क्या नाम था, सर एच जी काना, एच जे कान एच जे कानिया, कानिया। ठीक है, कानिया ही थे ना सर एच जे, हाँ ठीक है। तो ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस थे। अगर फर्स्ट पूछा जाएगा बिफोर द इंडिपेंडेंस या कुछ इंडिपेंडेंस का जिक्र ही ना हो तो एलिजा एम्पे होगा। अगर यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट जज पूछे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के तो सर एच जे कानिया थे। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या किया और क्या 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 किया, देखो यहाँ पर जो आपका गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। आप बोलोगे भैया ये जनरल ऐड करने से क्या हुआ? अब बेसिकली एक तरह से इसे सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई, क्योंकि देखो दो प्रेसिडेंसी और थी जो अलग अलग अपना रूल अपना शासन चला रही थी, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास। तो वो भी अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही रिपोर्ट करने लगे, वो इसके सब ऑर्डिनेट बना दिए गए। तो ये एक शुरुआत थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो। एक और चीज़ किया गया, यहाँ पर काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, council of 4 members was created, council of 4 members was created to assist गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कभी ये पूछा जाए कि 4 मेंबर्स की काउंसिल जो बनाई गई जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेगा, वो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू ही बनाई गई थी। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब थोड़े से कुछ और एक्ट देख लेते हैं। 17, अच्छा अभी ये क्वेश्चन नहीं देखा हमने, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये तो सही है। ठीक है, कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विद चाइना एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। ये फिर तो ये सारे ही गलत हो जाएंगे जब हमारा पहला सही हो गया है तो, ठीक है, क्योंकि एक ही हमें बताना है। कुछ और मैं बता देता हूँ।
एक ध्यान रखना, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। कभी आपसे ये पूछा जाए कि ये जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या करा था, तो ये ध्यान रखना, डुअल मोनोपोली यहाँ से स्टार्ट हुई थी। डुअल मोनोपोली किस किस की, आप बोलोगे भैया कंपनी प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और बताओ कौन सा एक्ट, एक चार्टर एक्ट 1793 आया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1793, अगर हम चार्टर एक्ट 1793 की बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर दे दी गई थी, ठीक है। इससे भी ज़्यादा जो चार्टर एक्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका 1993, फिर 20 साल बाद आएगा 1813 वाले में। इसमें क्या करा गया था, जो ट्रेड मोनोपोली थी वो एंड कर दी गई थी, एंड ऑफ कंपनी ट्रेड मोनोपोली, कंपनी ट्रेड मोनोपोली। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, दो चीज़ में बची थी, एक्सेप्ट टी एंड चाइना। और एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो एक्सेप्ट टी और चाइना, इसको भी बाद में चार्टर एक्ट 1833 में एंड कर दिया गया था। ये बात भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो चार्टर एक्ट 1833 आया था ना, इसी में आपका पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द गंगा वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन से यही ध्यान रखो कि जो आपकी गंगा वाटर ट्रीटी है वो किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है। कब हुई है, 1996 में हुई है। प्रोवाइड्स फॉर द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर्स एट विच लोकेशन, किस लोकेशन पर जो गंगा वाटर शेयर है वो होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो जब मैं आपको गंगा रिवर पढ़ा रहा था ज्योग्राफी में, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर एक फरक्का बैरेज करके जगह है, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, वहाँ से आपका वाटर डिवाइड होता है कि इतना बांग्लादेश को जाएगा और इतना वाटर इंडिया में शेयर होगा। तो ये जो गंगा वाटर ट्रीटी है 1996 में हुई थी, ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और जो गंगा वाटर डिवाइड होता है, शेयर होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो कहाँ से होता है, फरक्का बैरेज से होता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। इसे इसे गंगा वाटर ट्रीटी भी बोलते हैं या कभी कभी फरक्का ट्रीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फरक्का ट्रीटी, फरक्का ट्रीटी भी इसे बोला जाता है। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, बस एक सेकेंड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, फरक्का ट्रीटी भी बोलते हैं। कभी अगर आपको कभी पूछा जाए और एग्जैक्ट अगर मंथ पूछा जाए तो ये हुई थी भाई दिसंबर 1996 में ये फरक्का ट्रीटी हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में गंगा वाटर शेयर को लेकर। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। कभी कभी पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि ये जो वाटर शेयर होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंप्लीट ईयर के लिए होता है, पूरी साल के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है। पूरी साल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वाटर शेयर नहीं होता है। जब आपका टाइम चल रहा होता है जनवरी से मई के बीच में, जनवरी टू मई, ठीक है, इस टाइम पर यहाँ पर क्या होता है, आपका वाटर शेयर होता है। पूरी साल वाटर शेयर नहीं होता है। एक बार पूछा गया था कि आप पूरी साल वाटर शेयर होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी साल यहाँ पर वाटर शेयर नहीं होता है। अब कुछ और हम इंडिया का जो वाटर है उसकी जो शेयरिंग ट्रीटीज पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी है, एक इंडिया नेपाल के बीच में भी है, जिसको हम महाकाली ट्रीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, महाकाली ट्रीटी, महाकाली ट्रीटी, ठीक है। तो ये जो हमारा महाकाली ट्रीटी है ये कब हुई थी, ध्यान रखना, 1996 में आपकी महाकाली ट्रीटी हुई थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये किसके बीच में हुई थी, तो ध्यान रखना, इंडिया और आपके नेपाल के बीच में ये महाकाली वाटर ट्रीटी हुई थी, 1996 में हुई थी। महाकाली ट्रीटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें महाकाली जो रिवर है, महाकाली जो रिवर है उसके वाटर शेयरिंग की बात हुई थी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये महाकाली रिवर पर ना एक आपका हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट बना है, उसका नाम है कभी अगर आपसे पूछा जाए, एक सेकेंड, पंचेश्वर पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये आपका हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ध्यान रखना किस रिवर पर है, कभी पूछा जाए तो महाकाली रिवर पर है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और जो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो आप सबको पता ही होगा, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था तब मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ाया था वन शॉट में। जिन्होंने वन शॉट देखा है वो ध्यान, उनको पता होगा 1960 में ये हुई थी। ठीक है, ये किसने कराई थी, अगर नहीं बताया हो तो ये ध्यान रखना, ये वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। किसने कराई थी? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक एक तरह से मीडिएटर रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के उस वक्त संबंध, उस वक्त क्या कभी भी संबंध अच्छे रहे नहीं। इंडिया की तरफ से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, एंड पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खान थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। और इसमें इसमें ये हुआ था कि पाकिस्तान में यहाँ पर अभी जो यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने बोला था कि हम इस ट्रीटी को कैंसिल करते हैं, लेकिन अभी इंडिया के पास उतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर वो वाटर को अगर वहाँ पे न दे के अरेबियन सी तक खुद ही पहुँचाए, पाकिस्तान को क्रॉस, पाकिस्तान में ना भेजे, तो वो इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत पैसा जाएगा और बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये तय हुआ था कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो वाटर जाएगा, इंडस का, झेलम का और चेनाब का, 80% वाटर जाएगा पाकिस्तान में इनका और 20% इंडिया में। वहीं पर जो इंडिया में रिवर का वाटर जाएगा, ठीक है, वो थी आपकी रावी, ब्यास एंड सतलज। ये सब मैं आपको पढ़ा के आया हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। महाकाली और ये फरक्का ट्रीटी नहीं पढ़ाई, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसका 80% वाटर इंडिया, 20% पाकिस्तान, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक टीस्टा वाटर एग्रीमेंट और है, अगर वो भी लिखना चाहते हो तो हम लिख कवर कर सकते हैं। वो है आपका टीस्टा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है अभी आपका नया वेंडर, तीस्टा वाटर एग्रीमेंट। अब ये तीस्टा वाटर एग्रीमेंट क्यों है वो आपको पता चल गया। तीस्टा रिवर मैंने आपको पढ़ाई है जब हमने रिवर्स पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीस्टा वाटर एग्रीमेंट है किस किस के बीच में है आपको पता होना चाहिए। इंडिया और आपका बांग्लादेश के बीच में है। किस किस के बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दोनों ने यहाँ पे एक तरह से इंडिया भी एग्री है इस चीज़ के लिए, और ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये जो एग्रीमेंट था, इंडिया एग्री था, बांग्लादेश एग्री था, लेकिन जो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट है उसने इसको ये पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से अपोज करती है, जिसकी वजह से अभी ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो ये न्यूज़ वगैरह में रहता है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी पेपर में आएगा तो पूछ सकता है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 17th ब्रिक्स समिट, जो आपकी 17th ब्रिक्स समिट हुई है 2025 में, फोकस्ड मेनली ऑन विच सेट ऑफ थीम्स, किस थीम पर ये इसने यहाँ पे फोकस किया है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो ये तीन जो थीम लिखी हुई है ना आपकी, एक क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई, COP30 प्रिपरेशन, ठीक है, एंड ग्लोबल हेल्थ। इन तीन पर मेन फोकस रहा है, ये तीन मेन थीम रही हैं, ध्यान रखना। क्लाइमेट एक्शन, COP30 और आपका ग्लोबल हेल्थ, अगर पेपर में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अभी ये ब्रिक्स समिट कहाँ हुई है, अगर कभी पेपर में पूछे तो ये हुई है आपकी ब्राज़ील में। कहाँ हुई है? आपकी ब्राज़ील में हुई है। और ब्राज़ील में भी कहाँ हुई है? रियो डे जेनेरियो करके एक जगह है, ठीक है। स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ ना मैं? जेनेरो, एक बार देख लेना, ठीक है। वैसे यही स्पेलिंग है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? कभी आपने यहाँ पर, ये तो ब्राज़ील लिखा हुआ है, ब्रिक्स देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, BRICKS, तो B फॉर ब्राज़ील। हर साल इसमें, अभी जैसे ब्राज़ील में हो गई तो अगली साल रसिया में होगी, तो ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद रसिया, ठीक है। I स्टैंड फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना, K आपका स्टैंड, सॉरी यहाँ पे के गलती से लग गया, ठीक है। ब्रिक्स में के नहीं आता, मैं सोचा था के से क्या आएगा, ठीक है। C स्टैंड फॉर चाइना, और वो ब्रिक्स वो ईंट हो जाएगी जो मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ कर देना। S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका।
तो अगर कभी ये पूछे कि ये जो ब्रिक्स है इसमें टोटल कितने कंट्री मेंबर हैं, तो आप बोलोगे 5। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आफ्टर 2024, मतलब अभी ये 2025 की पहली समिट ऐसी हुई थी जिसमें कि 5 मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 10 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर 2024 5 मेंबर और बढ़ गए हैं। अब ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका एक तरह से आप बोल सकते हो एक्सपेंशन हो गया है। तो पेपर में पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री ऐड हुई है, स्टेटमेंट में 2-3 कंट्री बना के दे देगा और फिर पूछ लेगा 1 2 3 या 1 एंड 2 2 एंड 3 इस तरह से बना के दे देगा। तो आपको सारी कंट्री पता होना चाहिए। एक है आपकी यहाँ पे इजिप्ट, ठीक है, एक सेकेंड अच्छे से लिखते हैं सही स्पेलिंग के साथ। एक है आपकी इजिप्ट और एक और है ई से इथोपिया। एक क्या है आपकी यहाँ पे इथोपिया है। और अगर हम इजिप्ट, इथोपिया, एक है आपकी यूएई, और अगर आपकी 2 कंट्री और हैं, एक है आपकी ईरान और एक है आपकी सऊदी अरेबिया। क्या है आपकी सऊदी अरेबिया आपकी नेक्स्ट कंट्री है, ठीक है। तो ये टोटल आपकी कितनी है, 5 कंट्री हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी टोटल जो समिट हुई थी तो कितने मेंबर्स थे, तो 10 मेंबर्स थे। 2024 में जब समिट हुई थी तो कितने मेंबर्स थे, तो आप बोलोगे भैया जब 2024 में हुई थी तब 5 मेंबर थे, ठीक है। 5 मेंबर अभी बढ़ गए, अभी 10 मेंबर हो गए। अब इसे हम ब्रिक्स नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना, ब्रिक्स प्लस, प्लस का एक साइन लग गया है। अब ये क्या हो गई है, एक्सपेंड हो गई है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक्सपेंशन के बाद ये जो 2025 की समिट थी ये पहली समिट थी। अगर आपसे थीम पूछे कि इस जो समिट की थीम क्या रही है, पेपर में कभी अगर थीम पूछे तो अब देखो सतत विकास तो सब जगह आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमें डेवलप भी करना है लेकिन रिसोर्सेज को बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। ऐसा नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर हम सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन, अभी क्लाइमेट पे बहुत बातें हो रही हैं, हर समिट में यहाँ पर क्लाइमेट पे बातें होती हैं, क्लाइमेट एक्शन। और आपका ग्लोबल साउथ कॉपरेशन, ग्लोबल साउथ कॉपरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो आपकी ब्रिक्स है इसकी खुद की एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। इसकी नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मैंने आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाया है। इसका हेडक्वार्टर बता दो, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये 2025 में ब्राज़ील में हुई थी। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया से किसने, पीएम मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। पेपर में पूछ सकता है कि इंडिया से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना काफ़ी है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गेनल। प्रोटीन संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स हम बोलते हैं, जो सेल के पार्ट होते हैं उनको आप समझ सकते हो। देखो, जो हमने बायोलॉजी का 1 शॉट किया है अर्जुन बैच में, उसमें मैंने आपको सेल ऑर्गेनल, सेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। थोड़ा सा सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस भी पढ़ाएं, थोड़े से मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। बाद बाकी का सेल में जो वहाँ पे मैं करा चुका हूँ वो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, सेल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो मुझे बताओ कि भैया सेल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है। तो आप बोलोगे भैया सेल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस। और ध्यान रखना, इसी न्यूक्लियस के पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो में भी यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं दिया हुआ है। ये देखो, एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोस और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तीनों किसके पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। और जो आपका ये न्यूक्लियोलस होता है ना, ये इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये आरएनए एंड राइबोसोम्स बनाने का काम करता है, राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है।
जो आपका ये न्यूक्लियस होता है, ये मैं आपको बता के भी आया था जब हमने बंसॉट किया था कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब इसमें आपको डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? डीएनए मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं सब न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना राइबोसोम्स, ये जो आपका राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स किसका काम करता है? जो यहाँ पर पूछा गया है ना, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? ये राइबोसोम्स ही करता है। और देखो दो होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ ईआर और स्मूथ ईआर। तो ये रफ ईआर में होता है, ठीक है। आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें होता है राइबोसोम। और मैंने बताया राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है राइबोसोम्स? प्रोटीन का। तो ये पूछा जाए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, तो ये भी इसके अंदर राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और इस प्रोटीन को कहाँ पे भेजता है? गोल्गी बॉडी में भेजता है। कहाँ भेजता है? गोल्गी बॉडी में भेजता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और जो आपका ये स्मूथ ईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या बनाने का काम करता है? तो ये लिपिड बनाने का काम करता है। लिपिड यानी फैट बनाने का काम करता है। तो जो रफ होता है वो प्रोटीन बनाता है, जो स्मूथ होता है वो लिपिड बनाता है, फैट बनाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। साथ में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ये गोल्गी अपार्टस जो देख रहे हो यहाँ पे, जिसको हम गोल्गी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ये किसका काम करता है? इसे हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। जो आपका प्रोटीन और लिपिड होते हैं इसको पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, ठीक है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एंड ट्रांस पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ लिपिड एंड फैट भी लिखी लो, ऑफ लिपिड एंड, सॉरी लिपिड फैट तो एक ही होगा, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और ये जो गोल्गी अपार्टस है, ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर दिया हुआ है क्या? देखो इधर लिखा हुआ है गोल्गी अपार्टस प्रोड्यूस करता है। कभी ये पूछा जाए कि लाइजोसोम्स होते हैं ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये गोल्गी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये जो लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, इनका जो फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन के काम में आते हैं। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे ये वैक्यूल है। वैक्यूल जो आपका वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेस्ट होते हैं, उनको स्टोर करने के काम में आता है। और वैक्यूल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये परमानेंट होता है और आपका लार्ज होता है किसमें? प्लांट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैसे मैं आपको वन शॉट में करा के आया हूँ, तो ऐसे ही बता देता हूँ। देखो जो आपका वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, प्लांट में परमानेंट होता है, एनिमल में स्मॉल होता है और टेम्परेरी होता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लाइजोसोम्स यहाँ पर डाइजेशन के काम में आता है। और एक और चीज़, जो डैमेज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करता है। इसलिए लाइजोसोम्स के बारे में एक और चीज़ ध्यान रख देना, इसे हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर जो आपके ये पैरोक्सीसोम होते हैं, पैरोक्सीसोम के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड का। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एक बार, ध्यान रखना, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, कि फैटी एसिड का ब्रेक डाउन कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है, तो वो पैरोक्सीसोम करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। बाद बाकी का सेल के बारे में जो हमने बायोलॉजी का वन शॉट किया वहाँ से शायद 4 घंटे का वन शॉट है, ठीक है, 3-4 घंटे का, वो वन शॉट कर लेना, आपकी बायोलॉजी कवर हो जाएगी। कहने का मतलब है ये सीरीज कर लो और जीके के जितने भी अर्जुन बैच में वन शॉट यूट्यूब पे फ्री कराएं वो कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर लिवाइंग जीएसटी कंपनसेशन सेस, कि जो आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो किसके द्वारा यहाँ पे लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा एक्ट था, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 जो ये एक्ट है, इसके थ्रू आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया था। अभी ये जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है? देखो आर्टिकल 270 के चलो पहले मैं आपको जीएसटी के बारे में बताता हूँ।
ठीक है। या जीएसटी से पहले हम थोड़ा सा आर्टिकल 270 समझते हैं कि आर्टिकल 270 क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 270 ये कहता है कि जो टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स लिवाइड, ठीक है, एंड कलेक्टेड, जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, यूनियन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, आपका यूनियन के द्वारा। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा टैक्स, जो ये टैक्स आएगा, ये स्टेट में और आपका यूनियन में ये टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कौन सा कहता है, आर्टिकल 270। ठीक है, और कौन से टैक्स की बात करते हैं, अगर देखो आपका जो जीएसटी अमेंडमेंट हुआ था, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, आप बोलोगे भैया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है 1 शॉर्ट में। कब हुआ था ये, 2016 में हुआ था, ये भी ऑलरेडी पढ़ा के आया। इससे पहले अगर हम बात करें तो सिर्फ जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी उसको हम यूनियन टैक्स बोलते थे। यूनियन टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था, जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब क्या है, आपके यूनियन टैक्स हैं। और ये सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा जाता था। और कैसे बांटा जाएगा ये यूनियन टैक्स, ये कौन यहाँ पे डिसाइड करता था, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता था। ठीक है, कौन डिसाइड करता था कि कितना स्टेट को दिया जाएगा शेयर और कितना यूनियन को, ये कौन डिसाइड करता था, आपका फाइनेंस कमीशन। अगर हम बात करते हैं इस अमेंडमेंट के बाद, ये जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 101 में जो आया, इस एक्ट के अगर हम बाद में बात करते हैं तो इसमें जो ये आपका यूनियन टैक्स था ना, यूनियन टैक्स, इस यूनियन टैक्स के साथ साथ में क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका था तो जीएसटी भी ऐड कर दिया कि जीएसटी और यूनियन टैक्स को कलेक्ट कौन करेगी, यहाँ पे लगाएगी कौन, तो सेंटर लगाएगी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन टैक्स और जीएसटी, ये स्टेट और यहाँ पर सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जीएसटी लगाने से क्या हुआ, कुछ चीज़ों में यहाँ पर स्टेट को ऐसा डर लगने लगा कि स्टेट को यहाँ पर नुकसान होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लाया गया था, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 के थ्रू, जिसमें 2017 से लेके 2022 तक कुछ जीएसटी कंपनसेशन दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे यूनियन के द्वारा कलेक्ट करके 100% किसको दिया गया, स्टेट को दिया गया। तो उसे हम बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो ध्यान रखना, ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ये आर्टिकल 270 का पार्ट नहीं है, ये आर्टिकल 270 से अलग है, ये एक्ट के तहत आया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल कभी 270 में दे दे आपका स्टेटमेंट बना के, तो उसमें नहीं है। ये कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, 100% दे दिया जाता है किसको, स्टेट को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 270 बता दिया। एक आर्टिकल और ध्यान रखना, आर्टिकल 268। अगर हम आर्टिकल 268 की बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो टैक्स है वो लगाया किसके द्वारा जाता है, तो ध्यान रखना सेंटर के द्वारा लगाया जाता है। और जो कलेक्ट किया जाता है वो स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो सेंटर स्टेट, ये भी बात पता होनी चाहिए। और जो जीएसटी काउंसिल है, कभी आर्टिकल में पूछे कि किस आर्टिकल में आती है, ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में आती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के साथ ही हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू के साथ क्या होगा व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। जब फिजिक्स का 1 शॉट करा रहा था ना, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब मुझे बताओ, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है ये क्या होता है। तो आप बोलोगे भैया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट पर, किसी वस्तु की तरफ जब फॉल कर रहा होता है, जिस स्पीड से, जितनी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो उस प्लैनेट की तरफ गिर रहा है, ठीक है, वो होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जैसे अगर हम अर्थ की बात करते हैं ना, तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटी जो फोर्स है वो है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे निकालने का फॉर्मूला अगर हम कभी पेपर में पूछे तो ये होता है Gm/r²। यहाँ पे G जो होती है वो होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, kg²। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, m होगा मास ऑफ अर्थ। ठीक है,
और किसी का भी मास निकाल सकते हैं। जी तो हमारी हर प्लैनेट पर सेम ही रहती है। अगर हम अर्थ का मास निकालेंगे तो अर्थ मतलब यहाँ पे हम किसी भी प्लैनेट का मास और रेडियस रख देंगे तो हमारी जी निकल आएगी। ठीक है, इंडिया की अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो कितनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, देखा जाए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, हम इस फॉर्मूले में पुट करके नहीं देखेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जाना, बस मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि अगर यहाँ पर हम रेडियस को डिक्रीज करेंगे, सपोज मैं रेडियस को डिक्रीज करूंगा 1% से बाई 1%, ठीक है या यहाँ पे लिख लो बाई x%। अगर रेडियस को हम घटा रहे हैं x% से, तो जो हमारी जी है, देखो रेडियस घटेगी तो जी बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ती है वो बता रहा हूँ, जी इंक्रीजिस होगी बाई 2x%। जैसे एक बार सवाल पेपर में सवाल पूछा गया था कि अगर 1% से रेडियस आपकी कम हो रही है, ठीक है, तो जी कितनी बढ़ेगी, तो जी बढ़ेगी 2x%, मतलब 2% बढ़ेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितने परसेंट से बढ़ेगा, 2% से बढ़ेगा, एंड इट्स वाइस वर्सा। अगर मैं x% बढ़ा रहा हूँगा तो 2x% मेरी कम हो रही होगी। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों केसेस में होता है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो जी होती है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पर, पोल पर। कभी आपने सोचा कि मैक्सिमम पोल पे क्यों होती है? देखो, पोल पे जो रेडियस होता है वो छोटा होता है, और जब रेडियस छोटा होगा तो ये डिवाइड करने पे ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, पूरा डिवाइड करने पर, तो इसलिए जो मेरी जी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा आती है। वहीं पर अगर हम मिनिमम की बात करेंगे, जी मिनिमम कहाँ पे होती है, तो मिनिमम होती है इक्वेटर पर, क्योंकि हमारी जो इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होगी, इसलिए इक्वेटर पर हमारी जी की वैल्यू कम होती है। अब ये क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, पेपर में क्या होगा कि देखो जो मास होता है ना वो कभी ग्रेविटी की वजह से अफेक्ट नहीं होता। जैसे देखो, मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी के G/6 होता है। कभी कभी पेपर में ऐसे सवाल दे देगा कि भैया मास यहाँ पर अगर अर्थ पर 36 kg है, ठीक है, मास कितना है आपका 36 kg है, तो आप बता दो यहाँ पर मून पर कितना होगा, तो आप 6 कराओगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ डिवाइड बाई 6 जब करोगे जब वेट दिया होगा। अगर वेट यहाँ पे 36 दे रखा है तब होगा, क्योंकि वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी। आपका वेट अफेक्ट होता है ग्रेविटी की वजह से, ना कि मास होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और बाद बाकी का फिजिक्स का जो भी बन शॉट हैं, जो भी हमारे जीके के अर्जुन बैच में बन शॉट है, वो ज़रूर देख लेना और ये सीरीज कर लेना, मोर देन इनफ है। आज हमारा पहला लेक्चर था। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये लेक्चर कैसा लगा, कितना आपको सीखने को मिला। आपको अगर आने वाले हमने 10-15 लेक्चर ऐसे कर लिए तो आपकी जो जीके है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें हम नए बेंडर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बार बार आई होप कि वो चीज़ें मुझे आपको रिपीट ना करनी पड़े। बाद बाकी का अब मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज का आपको PDF कहाँ मिलेगा। देखो, अर्जुन बैच मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने फरवरी में स्टार्ट किया था। पहले जीके लेक्चर वाइज पढ़ाई थी, फिर आपको इंग्लिश भी वन शॉट कराए हैं। जी की देखो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, कंप्लीट स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये लेक्चर वाइज पढ़ाई थी। इसके डिजिटल नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको हमारा एक अर्जुन बैच PDF ग्रुप है MTS 2025 के लिए, उसमें मिल जाएगा। कंप्लीट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, यहाँ पे आपका फिजिक्स आएगा। इसकी हमने मैराथन ली थी, तो इसकी जो मैराथन क्लास है उसके भी वन शॉट, जो मैराथन है वन शॉट है, उसके भी हिंदी इंग्लिश में डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। हमने कंप्लीट करंट अफेयर की मैराथन ली है, उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट वन शॉट मैराथन सीरीज की थी, जिसमें हमने हिस्ट्री का मैराथन किया था, पॉलिटी की मैराथन की थी, ज्योग्राफी की मैराथन की थी, इकोनॉमिक्स की मैराथन की थी। क्योंकि पहले हमने ये लेक्चर वाइज किए थे, फिर मैंने आपको ये वन शॉट भी कराए हैं। तो जो लेक्चर नोट्स थे जो हमारे इन मैराथन में हमने एडिशनल कराया था, वो हमने इन लेक्चर नोट्स में एड ऑन किया है, वो भी PDF आपको वहीं पे मिल जाएंगी। कंप्लीट ग्रामर की मैराथन कराई है, 45 ग्रामर रूल कराए हैं, साथ में एक एडिशनल ग्रामर टॉपिक की मैराथन कराई है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस,
और आपका नए बेंडर के अकॉर्डिंग फिगर ऑफ स्पीच, होमोनिम्स, ये सारी चीज़ें कराई हुई हैं। तो उस क्लास की, इन दोनों क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज कराई है, 4 पार्ट्स में मैंने आपको वोकैबुलरी कराई है, जिसमें एक पार्ट में 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक पार्ट में 300 सिनोनियम्स, एक पार्ट में 175 एंटोनियम्स, एक पार्ट में 400 ईडियम्स। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हमने उसी क्लास में कराया है। उसके बाद फिक्स प्रपोजिशन की मैराथन कराई है, इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैथ एंड रीजनिंग की मैराथन कराई है, इसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बाद बाकी के आपको डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे। साथ में अब आज से हमारी ये गेम चेंजर सीरीज स्टार्ट हुई है, इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में। जैसे ही लेक्चर अपलोड हुआ करेगा, 1-2 दिन के अंदर आपको इस क्लास के नोट्स मिल जाया करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि सेम डे पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। अगर आप MTS 2025 के लिए पढ़ रहे हो तो आपको कंप्लीट जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का मटेरियल हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। जिसमें आप पढ़ना चाहते हो उसमें पढ़ सकते हो, अगर प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट बैच हमने यूट्यूब पे पढ़ाया है, फ्री पढ़ाया है। अगर आप इसकी पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए। इसका पीडीएफ पेड है, 299 में आप ये कंप्लीट पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। और आप मैसेज करोगे, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एक QR कोड भेजा जाएगा, उस QR कोड पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। हमारी टीम में से विद इन 24 आवर्स आपको PDF ग्रुप की लिंक भेजी जाएगी एंड विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। 20 आवर्स तक लग सकते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपने, अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आपको 100% ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई PDF की। बाद बाकी की एक बार लास्ट टाइम बोलना चाहूँगा कि अपना कॉमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए इस सीरीज़ के बारे में कि ये जो पहला लेक्चर है ये आपको कैसा लगा।